अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 की थ्योरी डिस्कस करेंगे। इस थ्योरी में बहुत सी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमने आज डिस्कस करनी हैं, क्योंकि अगर हमें इसकी थ्योरी अच्छे से क्लियर होगी तो हम इसके एमसीक्यू वगैरह अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे। 3.5 एक्सरसाइज में जो मेन टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि एक्स वाई और जी फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। 3 वेरिएबल्स हैं इस सिस्टम में हमारे पास और 3 इक्वेशंस आपके पास गिवन हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसकी एक जनरल फॉर्म मैंने लिख दी है। 3 वेरिएबल्स पर मुश्तमिल, ये एक्सटेंड भी हो सकती है, 4 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस तक महदूद आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास होता क्या है। ओके, सबसे पहली बात कि हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। इसमें a1, b1 और c1, d1 ये सारे हमारे पास कांस्टेंट हैं, ये रियल नंबर हो सकते हैं। उसके बाद a2, b2, c2, d2 मतलब ये सारे के सारे हमारे पास वेरिएबल हैं। तो ये जो मैंने इस में लिखा गया है आपके पास एक रेक्टेंगल के अंदर, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब हम देख लेते हैं बेटा, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास दो किस्म के मैट्रिक्स आते हैं। पहला मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए है जिसमें जस्ट हम वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे कि x का कोफिशिएंट a1 है, y का b1 है और z का c1 है। पहली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो इसकी पहली रो हमारे पास आएगी मैट्रिक्स में a1, b1, c1। सिमिलरली हमारे पास सेकंड जो है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2। इसका जो मैट्रिक्स ए में x, y और z के कोफिशिएंट लिखेंगे वो a2, b2 और c2 होगा। और इसी तरीके से हमारे पास a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो इसमें हमारे पास जो x, y और z के कोफिशिएंट हैं वो हम यहाँ पे a3, b3, c3 थर्ड रो में लिख लेंगे। इसे कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, अब एक और मैट्रिक्स है जिसमें हम फोर्थ कॉलम को, अब 3 कॉलम्स तो हमारे पास है ना। पहला कॉलम है x के कोफिशिएंट, दूसरा कॉलम है y के कोफिशिएंट, तीसरा कॉलम हमारे पास है z के कोफिशिएंट। अगर हम फोर्थ भी जो कांस्टेंट है राइट साइड पे उसका भी एक कॉलम साथ ऐड कर देते हैं मैट्रिक्स में, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अब इसमें हमारे पास थर्ड 3 रो एंड फोर्थ कॉलम है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो बात या पॉइंट सीखा है वो हमने यही बात सीखी है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास वेरिएबल्स पर मुश्तमिल इक्वेशंस का एक सेट होता है। अगर उसके हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो उसके दो मैट्रिक्स हमारे पास आते हैं। एक वेरिएबल का मैट्रिक्स, वेरिएबल के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, उसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। एक हमारे पास वेरिएबल के कोफिशिएंट प्लस फोर्थ कॉलम को हम ऐड करते हैं जो कांस्टेंट है राइट साइड पे। यहाँ ये पॉइंट याद रखिएगा कि राइट साइड में जो भी साइन होगा उसी साइन के मुताबिक हम फोर्थ कॉलम लिखेंगे। ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि इसको हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करने के बाद यहाँ उसके साइन लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं इसके सोल्यूशन की। इसका सोल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का दो तरह का सोल्यूशन है। एक सोल्यूशन हमारे पास है होमोजीनियस इक्वेशन। इस सिस्टम को दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं। एक हिस्सा हमारे पास कहलाता है होमोजीनियस इक्वेशन और दूसरा हमारे पास है नॉन होमोजीनियस। यानी कि अगर हम भी फ्रैंकली ये बात कहें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं हम। एक हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है और दूसरी हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हम होमोजीनियस की बात कर लेते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। होमोजीनियस इक्वेशन वो हमारे पास होती हैं जिसमें राइट साइड पे, सिस्टम के जो राइट साइड पे कांस्टेंट हैं d1, d2, d3,
ये सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए। ओके, तो राइट इसका मतलब है कि इफ़ D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3 हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होगा, तो वो हमारे पास सिस्टम जो है वो होमोजीनियस कहलाएगा। अगर हमारे पास राइट साइड पे जो फोर्थ कॉलम है वो ज़ीरो के अलावा कोई नॉन ज़ीरो एटलीस्ट वन भी हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो आ जाता है, तो उस सिस्टम को कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे इसके सॉल्यूशन की। तो होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास ये सामने मौजूद है। होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन दो तरह का सॉल्यूशन हमारे पास है। एक को कहते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन, एक हमारे पास होता है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ट्राइवियल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट्स जीरो के इक्वल होता है, नॉन जीरो के इक्वल होता है, यानी कि नॉन सिंगुलर होता है। और याद रखिएगा, जब भी हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन का ट्राइवियल सॉल्यूशन की बात करेगा, तो आपको इसकी कंडीशन याद होनी चाहिए कि भाई ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और फर्दर इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। यूनिक से मुराद क्या है, इसका आंसर हमेशा ओरिजिन ही आता है, यानी कि ज़ीरो 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 आता है, क्योंकि यही इक्वेशंस इसको सेटिस्फाइड करते हैं। यही रूट हमारे पास ट्राइवियल सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड करते हैं, इसलिए इसको यूनिक कहते हैं। अगर सिस्टम में दो वेरिएबल्स पर मुश्तमिल दो इक्वेशन दी जाती हैं, तो उसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास 0,0 होगा। अब दूसरा बेटा होमोजीनियस इक्वेशन की ही अभी तक बात चल रही है। होमोजीनियस इक्वेशन का दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास है नॉन ट्राइवियल। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, जिसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो, और इसके सॉल्यूशन हमारे पास इनफिनिट कहलाते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि इसके आंसर हमारे पास कोई यूनिक आंसर नहीं है, बल्कि इन इक्वेशंस के जो भी रूट्स होंगे वो इनफिनिट मैनी रूट्स होंगे जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। ओके, अब हम सॉल्यूशन पे मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जो कि ये थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, जिसके बारे में हमने कहा था कि हमारे पास राइट साइड पे कम से कम एक कांस्टेंट ऐसा होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, तो वो सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में हमारे पास भी अगर हम बात करें, तो दो किस्म का सॉल्यूशन हमारे पास है। पहला हमारे पास है यूनिक। याद रखिएगा, यूनिक के लिए थोड़ा सा आप इस पे गौर करें, तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है हमारे पास, और मेन चीज़ जो मैं लास्ट में यहाँ पे लिखी हुई है वो है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी कि इसका रैंक और अगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, इन दोनों का रैंक हमारे पास इक्वल होना चाहिए। और किसके इक्वल होना चाहिए, फर्दर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। एन डॉट वी से मुराद है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की तादाद 3 है, तो ए का भी रैंक 3 होगा, अगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 3 होगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हमारे पास 3 हैं। तब हम कहेंगे भाई इस जो सिस्टम है इसका सॉल्यूशन यूनिक कहलाता है। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की। दूसरा, वो भी हमारे पास सॉल्यूशन ही होता है, इनफाइनाइट इसे कहते हैं, इनफिनिट कहते हैं। अब इसकी कंडीशन हमारे पास क्या है, इफ़ ए डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू ज़ीरो। पहले था यूनिक में नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसमें हमारे पास है डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाए और रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, इसमें भी सेम वही बात है। अगर मैट्रिक्स ए है, इसका रैंक जो भी होगा, अगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी वही होगा, लेकिन कंडीशन ये है जो रैंक होगा वो वेरिएबल्स की तादाद से कम होगा। अगर वेरिएबल्स की तादाद 3 है, तो इन दोनों का रैंक या तो 1 1 होगा या 2 2 होगा। ओके, तो इस कंडीशन में नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो इनफिनिट कहलाता है। अब दूसरा इसका है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। बेटा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, कम से कम इनकंसिस्टेंट से मुराद सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन ये है कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, तो यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा सा देख लें, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा है कि भाई हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है
वो क्या है? वो हमारे पास चंद वेरिएबल्स पर मुश्तमिल इक्वेशंस का एक सेट होता है। उसके बाद इसके मैट्रिक्स फॉर्म लिखें तो 2 तरह के इसके मैट्रिक्स हैं। एक है कोएफ़िशिएंट मैट्रिक्स ए जिसे कहते हैं, दूसरा बेटा ए बी है हमारे पास जिसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। बी से मुराद हमारे पास है जो राइट साइड पे कांस्टेंट है, उसको भी हम 4th कॉलम के तौर पे इस मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद हमने इसके सॉल्यूशन की बात की। इसका सॉल्यूशन 2 तरह का होता है, एक होमोजेनियस इक्वेशन, दूसरा नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन। होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है? होमोजेनियस इक्वेशन वो होती हैं कि जिसके राइट साइड पे सारे ज़ीरोज़ हों, यानी कि कांस्टेंट जो होते हैं उसकी जगह पे 0, 0, 0 पाया जाए। नॉन होमोजेनियस में कम से कम एक हमारे पास कांस्टेंट ऐसा हो राइट साइड का जो नॉन ज़ीरो के इक्वल हो। होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 तरह का होता है। एक ट्राइवियल सॉल्यूशन होता है जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। दूसरा हमारे पास नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है और उसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कहलाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया फॉर नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ये भी हमारे पास 2 तरह का होता है, एक कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की बात करते हैं, कंसिस्टेंट हमारे पास यूनिक होता है, ये इन्फिनिट होता है। यूनिक कब होता है? यूनिक जब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो और दूसरी कंडीशन ये है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतना रैंक ए मैट्रिक्स का भी होगा और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी होगा। उसके बाद इन्फिनिट की बात हमने की है, उसमें हमने कहा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इसमें रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ, अब इस सूरत में भी दोनों के रैंक बराबर होंगे, लेकिन रैंक जो होंगे उसके वेरिएबल्स की तादाद से कम होगा। ओके, तो वो हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशन कहलाता है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो इसे कहते हैं रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उम्मीद है कि आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे 3.5 के, इसी ही सारे टॉपिक के रिलेटेड होंगे। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आई तो इसको ज़रा आप स्लो उसमें जो है ना लगा के इस थ्योरी को सुने और इसका ट्री डायग्राम जो मैंने यहाँ बनाया है उसको प्रिपेयर करें, फिर हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।